मेरा नाम भारती है। मैं गरीब औरत हूँ। लोगों के घरों में काम कर करके मैंने अपने बेटे की परवरिश की है। वक्त और हालात कभी कभी इतने बदल जाते हैं कि हम वो सब कुछ करने पर मजबूर हो जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते। मेरा बेटा जब मेरे पेट में था तभी मेरा पति इस दुनिया से चला गया था। वो समय मेरे लिए बहुत कठिन था। उस समय को मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकूंगी। मेरा पति वैसे तो एक मामूली सा इंसान था, मगर उसकी छोटी सी दुकान थी जिस पर वो मामूली सा सामान बेच लिया करता था। वो भले ही कम पैसे कमाता था, मगर उसमें मैं अपने पति के साथ गुजारा कर लिया करती थी। एक दिन मैं और मेरे पति एक साथ बैठे खाना खा रहे थे जब अचानक उन्हें खबर मिली कि उनके भाई का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसके दोनों पैर चले गए हैं। मेरे पति पहले ही दिल के बहुत छोटे थे। जब उन्हें अपने भाई के इस दर्दनाक हादसे की खबर मिली तो उनके दिल को अचानक एक गहरा सदमा पहुंचा और तभी वो अपना सीना पकड़कर दीवार से लग गए थे। मैं उन्हें देखकर घबरा गई। उनका छोटा भाई जो इस बात की खबर लेकर आया था, वो भी फौरन अपने भाई की तरफ लपका। मेरे पति अचानक से बेहोश हो गए। हम दोनों उनको अस्पताल लेकर भागे। बस हम यही सोच रहे थे कि अचानक उनको ऐसा भी क्या हो गया। अस्पताल में पहुंचने के बाद डॉक्टर काफ़ी देर तक उनका इलाज करते रहे। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर से पता चला कि वो इस दुनिया से चले गए। उनको दिल का दौरा पड़ा था। ऐसी हड़कंप वाली खबर सुनने के बाद वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सके और उनका दिल बंद हो गया। ये खबर सुनकर तो मैंने चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति मुझे अकेला छोड़कर चला जाएगा। मेरे पति के सारे ही भाई अलग अलग रहते थे और हमारे घर से उनका घर काफ़ी दूर था। उन दिनों मैं गर्भवती थी और मेरा 7वां महीना चल रहा था। मेरा पति अक्सर मेरे साथ हमारे होने वाले बच्चों की बातें किया करता था कि अगर हमारा बेटा हुआ तो मैं उसका नाम ऋषभ रखूंगा और बेटी हुई तो उसका नाम सोनिया रखूंगा। मेरे पति को ये 2 नाम बहुत पसंद है, मगर अब अपने बच्चे का नाम रखना तो दूर की बात है, उसको गोद में लेने के लिए भी वो दुनिया में जिंदा नहीं थे। अपने पति के मरने के बाद मैंने ये समय बड़ी मुश्किल से गुजारा था। मुझे तो सब्र ही नहीं आ रहा था कि मेरा अच्छा खासा पति इस दुनिया से चला जाएगा। मेरे ससुराल वाले भी कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर आ गए थे और मेरे मायके वाले भी आए हुए थे। उन सब ने काफ़ी दिनों तक मिलकर मेरे साथ मेरे दुख को बांट लिया, मगर फिर कुछ दिनों के बाद सभी लोग वहाँ से चले गए थे। मैं इस अकेले घर में रातों को अपने पति को याद करके रोती रहती थी। सारा दिन भूखी प्यासी रहती थी, मगर फिर पड़ोस वाली एक औरत ने आकर मुझे बताया कि ऐसे समय में तुम्हारा भूखा प्यासा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपने लिए ना सही, मगर इस बच्चे की खातिर अपना ख्याल रखो। ये बच्चा तुम्हारे पति की तुम्हारे लिए आखिरी निशानी है। मेरी पड़ोसन मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उसके मुझ पर बहुत एहसान थे। वो अपने घर से मेरे लिए खाना भी बनाकर लाया करती थी। मैं इस घर में अकेली रहती थी। इस घर की हर दीवार से मुझे अपने पति की आवाज़ आती थी। ऐसा लगता था वो मेरे करीब बैठे हुए मुझसे बातें कर रहे हैं। मेरे पति के मरने के बाद हमारा कोई भी रिश्तेदार मुझसे मिलने के लिए आया न था। मेरे रिश्तेदार और ना ही मेरे पति के रिश्तेदार, सब लोगों ने जैसे मुझसे सारे संबंध ही ख़त्म कर दिए थे। मेरे पति को मरे हुए 2 महीने गुजर गए। जब मेरे अकेले बैठे बैठे तेज़ दर्द होने लगा, मैंने चीखना शुरू कर दिया तो मेरी पड़ोसन अनीता ही मुझे अस्पताल लेकर चली गई। उसने मेरे रिश्तेदारों को भी खबर भेज दी थी। अस्पताल पहुंचने के 10 मिनट बाद ही मैंने एक बेटे को जन्म दे दिया था। अपने बेटे को देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। वहाँ पर धीरे धीरे मेरे सारे रिश्तेदार भी पहुँचने लगे, मेरे ससुराल वाले भी और मेरे मायके वाले भी। मेरे बेटे को देखकर सब लोग बहुत खुश हुए थे, बल्कि कुछ की तो आंखें नम हो गई थी। मुझे अपने बेटे को गोद में लेकर बहुत रोना आया था, क्योंकि इस समय मेरे पति जिंदा होते तो वो बहुत खुश होते। अपने बेटे को जब मैंने पहली बार गोद में लिया तो उसे ढेर सारा प्यार किया था। वो बिल्कुल अपने पिता पर गया था। उसने बिल्कुल ऐसी ही शक्ल पाई थी जैसी उसके पिता की थी। कुछ दिनों के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर मैं अपने बेटे को लेकर घर आ गई थी। मुझे इस घर में आए हुए 24 घंटे ही गुजरे थे जब घर में पंचायत लगनी शुरू हो गई। पंचायत इस बात की थी कि अब मेरा क्या होगा। मेरे ससुराल वाले कहते थे कि भारती अपने बच्चे को लेकर अपने भाई के चली जाएगी, जबकि मेरे भाई और भाभीियों का कहना था कि हम भारती की शादी किसी ऐसे इंसान से करवा देंगे जो उसके साथ साथ उसके बच्चे को भी एक्सेप्ट करे। मगर ना तो मैं दूसरी शादी करना चाहती थी और ना ही अपने मायके जाना चाहती थी। ये लोग मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। भगवान ने मुझे बेटा दिया था और मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं अपने बेटे को पाल सकूं। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। भाई भाभी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते थे।
मेरी सास बड़ी जेठानी के साथ रहती थी, जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। बाकी सारे जेठ जेठानी और देवर सबके अलग अलग घर थे। कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता था, तो फिर मैं क्यों उन पर बोझ बनती। इसलिए मैंने सबको जाकर अपना फैसला सुना दिया कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी और ना ही मैं दूसरी शादी करूंगी। मैं अपने बेटे को अकेले पाल सकती हूँ। मेरे इस फैसले के खिलाफ सब लोग खड़े हो गए थे। सबने कहा कि अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, इतने छोटे बच्चे की परवरिश अकेले कैसे करोगी। मैंने सबको एक टूक अंदाज में कह दिया कि कोई भी मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करे। मैं अपने फ़ैसले खुद कर सकती हूँ। ये मेरा घर है और इस घर में मैं अपने बेटे को लेकर अकेले रहना चाहती हूँ। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। उसी समय सबको गुस्सा आ गया था, क्योंकि मैंने उन सबको जवाब जो दे दिया था। सब लोग मेरे घर से उठकर चले गए थे और उसके बाद से सबने मुझसे किनारा करना शुरू कर दिया था। मेरे खुद के भाई भाभी ने भी पलटकर मुझे देखने की कोशिश नहीं की थी। मेरी एक ही बहन थी जो दूसरे शहर में रहती थी। वो बेचारी ज़्यादा यहाँ पर नहीं आ सकती थी, मगर फिर भी मेरे इस शहर में अपना कोई नहीं था। मैं खुश थी कि अब मेरा बेटा है जो मेरे पति की जगह मेरा सहारा बनेगा, मेरा ख्याल रखेगा। लेकिन इससे पहले मुझे उसके लिए मेहनत करके उसकी परवरिश करनी थी। कुछ दिन तक तो मैं अपने घर में ही भूखी प्यासी रही। मेरी पड़ोसन मुझे खाना दे जाया करती थी, लेकिन वो भी आखिर मेरा साथ कब तक दे सकती थी। उसके घरेलू हालात भी ठीक नहीं चल रहे थे। मेरा बेटा 6 महीने का हुआ तो मैंने कोई काम ढूंढना शुरू कर दिया। काफ़ी समय तक तो मुझे कहीं काम नहीं मिला, लेकिन एक दिन मुझे एक स्कूल में चपरासन की नौकरी मिल गई थी। लेकिन मेरा छोटा सा बच्चा था। मैं ऋषभ को अपने साथ ही लेकर जाती थी। कुछ दिन मैंने वहाँ पर नौकरी की। वहाँ के लोगों को मेरे बेटे से ऑब्जेक्शन होने लगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा बच्चा अभी छोटा है, या तो तुम पहले इसकी परवरिश कर लो या फिर नौकरी ही कर लो, क्योंकि जब तुम बच्चे को यहाँ काम पर लेकर आती हो तो तुम्हारा सारा ध्यान अपने बच्चे के कामों पर ही होता है। मैंने उन लोगों को समझाया कि मेरा बच्चा छोटा है, मैं उसको अकेले छोड़कर कोई काम नहीं कर सकती। उन लोगों ने मेरी एक न सुनी और कहा कि तुम यहाँ से नौकरी छोड़कर जा सकती हो। फिर क्या हो सकता था, मैं खामोशी से वहाँ से निकल आई। वहाँ मुझे कुछ पैसे मिल रहे थे, लेकिन अब वो भी आने बंद हो गए थे। मैं किस तरह से अपना और अपने बेटे का गुजारा करती। अब तो हमारे घर की छत भी टपकने लगी थी। हमारा घर वैसे भी कच्चा था। 1 मंजिल का छोटा सा अच्छा सा घर था, जिसको हम हर 6 महीने में पेंट करवा देते थे और उसकी थोड़ी सी मरम्मत भी करवा दिया करते थे, तो उसकी छत बरसात के दिनों तक चल जाती थी। लेकिन अब ना तो उसकी मरम्मत हो सकी थी और ना ही मेरे पास पैसे थे। वो 17 दिसंबर की रात थी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी जब मैं अपने बेटे को घर के अंदर अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी। मैंने उसको कंबल ओढ़ाया हुआ था। उस रात ठंड के साथ साथ बारिश भी तेज पड़ रही थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। मैं सर्दी से कांप रही थी। अपने बेटे को तो मैंने जैसे तैसे ढका हुआ था। ज्यादा पानी बरसने की वजह से मेरे घर की छत टपकने लगी थी। चारों तरफ टिप टिप पानी की बूंदें टपक रही थी। पूरे घर का माहौल ठंडा हो गया था। सर्दी से मेरी जान निकली जा रही थी। मुझे सिर्फ अपने बेटे की परवाह थी। लगातार सारी रात बारिश पड़ने की वजह से सुबह होने से पहले हालात ऐसे हो गए थे कि छत पूरी तरह से गीली हो गई थी और अब हर तरफ से पानी आने लगा था। मैं अपने बेटे को लेकर इस ठंडी रात में कहाँ जाती, इसलिए मैं उसको लेकर घर में ही सारी रात इधर से उधर टहलती रही। जिधर पानी नहीं होता उधर जाकर खड़ी हो जाती, लेकिन उधर की तरफ से भी पानी की टपक टपक होने लगती थी। वो रात मुझे आज भी याद है, जब मैं सर्दी से पूरी तरह से कांप रही थी और मेरा बेटा बार बार रो रहा था। मेरा पूरा शरीर भी भीगने लगा था। मैंने अपने बेटे के ऊपर खुद की छाव बना ली थी ताकि उस पर एक बूंद भी पानी ना आ सके। उस रात मुझे अपने गरीब होने पर बहुत अफसोस हो रहा था। शायद उस रात सारे ही लोग अपने घरों में रज़ाई की गरमाई में बिस्तर पर लेटे आराम से सो रहे होंगे, मगर मैं यहाँ अकेली और एक छोटे से बच्चे के साथ कड़कती ठंड में सारी रात परेशान होती रही थी। भगवान से प्रार्थना करती रही कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान न पहुँचे। दिन निकला तो मेरी जान में जान आई थी, क्योंकि चारों तरफ रोशनी फैली थी और बारिश भी थम गई थी। उस रात के बाद मैं हर रात प्रार्थना किया करती थी कि बारिश न पड़े। कुछ लोगों को बारिश बेहद पसंद होती है, मगर जिनके मकान कच्चे और छत कमज़ोर होती है, उनके लिए बारिश का आना किसी मुसीबत के आने से कम नहीं होता। मेरे दिन और रात बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। कभी कभी तो मुझे लगता था कि मेरे रिश्तेदारों का लिया गया फैसला मेरे लिए बिल्कुल सही था। काश मैं दूसरी शादी कर लेती, मगर मेरे दिल में एक सवाल उठता था, क्या कोई ऐसा मर्द मुझे अपनाएगा
जो मेरे बेटे को अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर प्यार करे, पर ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि जब मैं इन परेशानी के लम्हातों से थक गई तो मैं अपनी भाभी के पास चली गई थी और मैंने उनसे कहा कि आप लोगों ने सही कहा था कि मैं अकेले अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती। मुझसे अपने बच्चे की परवरिश नहीं हो रही। मैं बहुत परेशान हूँ। हमारे पास खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। मेरी भाभी ने कहा था कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। अब कई महीने गुजर गए। उन्होंने मुझे धुतकार कर घर से निकाल दिया था। वो चाहती तो मेरे भाई को ये बात बता सकती थी, मगर वो खुद भी नहीं चाहती थी कि मैं और मेरा बेटा उनके घर में रहें। इसलिए मैं खामोशी से अपने घर वापस आ गई थी और अब मुझे कुछ भी करके नौकरी तलाश करनी थी। मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ मैं अपने बेटे को लेकर चली जाती थी, बेटे का भी ख्याल रखती। मैंने कुछ ऐसे घरों में काम करना शुरू कर दिया था जहाँ सिर्फ मैं झाड़ू बर्तन ही करने जाया करती थी, बाकी कोई काम नहीं करती थी। मैं अपना बेटा वहाँ साथ ले जाती, उसे सुलाकर मैं जल्दी से उनके घर की सफाई लगा देती और बर्तन धोकर वहाँ से आ जाया करती थी। जितने मेरे पैसे बनते वो लोग मुझे रोज़ के उतने ही पैसे दे दिया करते थे। अब ज़रा मुझे थोड़ा सुकून मिला था। रोज़ के मुझे जितने 2-3 घरों से पैसे मिलते मैं उनसे गुजारा कर लिया करती थी। मैं ज़्यादातर बड़े बड़े घरों में ही ये काम करने जा रही थी। इसी तरह से मैं अपना और अपने बेटे का गुजारा करती थी। देखते ही देखते मेरा बेटा 2 साल का हो गया था। मैं इसी तरह से अपने बेटे को पाल रही थी। फिर 3 साल और गुजर गए। अब मुझे जितने पैसे मिलते हैं मैं बाजार से खाना लाकर खा लिया करती थी। घर की गरीबी अभी भी उसी तरह से थी। इतने कम पैसों से मैं ना तो अपने लिए कपड़े खरीदती थी और ना ही घर का कोई सामान खरीद पाती थी। घर में जो पुराना सामान पड़ा हुआ था बस वही इस्तेमाल के लिए था। मैंने पास के ही सरकारी स्कूल में अपने बेटे का एडमिशन भी करवा दिया था। धीरे धीरे मेरा बेटा बड़ा और समझदार होता जा रहा था। कई साल इसी तरह से मैंने उसको परेशानी के साथ पाला था। वो बेचारा अगर मुझसे कोई खिलौना मांगता तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मैं उसे खिलौने दिलवा सकूं, मगर फिर भी मैं उसकी ख्वाहिशों को पूरा करती थी। खुद अपने लिए कपड़े ना खरीदती लेकिन उसके लिए कपड़े लेकर आती थी। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं थे कि मैं अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा दिलवा सकूं, लेकिन मेरा दिल यही कहता था कि सरकारी स्कूल में पढ़कर भी मेरा बेटा कुछ तो पढ़ना लिखना सीख ही जाएगा जो आगे चलकर उसके और मेरे काम आएगा। अब अपने शहर की कई ऐसी अमीर औरतों से मेरी जान पहचान हो गई थी जिनके घरों में मैं काम करती थी। लोग मेरी आसानी से मदद कर दिया करते थे। ये मेरे पराये थे जो मुझे नौकरानी समझकर ही सही मगर मुझ पर दया तो करते थे। मेरे अपनों ने मेरे साथ क्या किया वो सब कुछ मैंने बुरे समय में देख लिया। कुछ ऐसे घरों में भी मेरा जाना होता था जहाँ की औरतें बड़ी ही चालाक होती थीं। मुझसे अपने काम करवाकर फौरन ही मुझे अपने घर से भेज दिया करती थी और पैसे भी पूरे नहीं देती थी। ऐसे लोगों के घर भी मैं मजबूरी में काम किया करती थी, जिनकी बातें भी सुनो, जिनका काम भी पूरा करो और जो काम करवाने के बाद फौरन ही खाली हाथ हमें घर से निकाल दे। मैंने वो समय बड़ी मुश्किल से गुजारा है। फिलहाल धीरे धीरे मेरा बेटा 10 साल का हो गया था। ये 10 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे सालों में से थे, क्योंकि जब इंसान पर परेशानी आती है वो परेशानी भरा समय उसे मरते दम तक याद रहता है। मेरा बेटा अब कुछ होशियार हुआ तो अपनी माँ की परेशानियाँ देखते हुए उसने खुद ही एक जर्नल स्टोर पर जाना शुरू कर दिया था। जर्नल स्टोर का मालिक भी उसे महीने के थोड़े बहुत पैसे दे दिया करता था। मेरा बेटा स्कूल से आने के बाद वहाँ चला जाता और अपना सारा दिन वहाँ पर गुजारता था। एक बार मैं सुबह सुबह अपने काम पर ही जा रही थी जब अचानक एक बड़ी सी गाड़ी से मेरी टक्कर हो गई। मैं ज़मीन पर गिर गई थी। सड़क पर जितने लोग थे वो सब अचानक भीड़ बनाकर खड़े हो गए। गाड़ी से एक लड़की निकली। लड़की बड़ी ही सुंदर थी। उसने अपनी आंखों से चश्मा हटाकर अपने बालों में अटकाया और मुझे उठाने लगी। कहने लगी कि आई एम सॉरी, आपके चोट तो नहीं लगी ना? मुझसे गलती से गाड़ी का ब्रेक नहीं लगा। मेरे चोट तो लग गई थी, मगर मैंने कहा कि नहीं जी, मुझे कुछ नहीं हुआ। हम गरीब लोगों के ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती ही रहती हैं। मेरी बात सुनकर उसे शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। उसकी गलती थी, वो माफ़ी भी मांग रही थी। उसने मेरे हाथ पर जब खरोच देखी तो वो कहने लगी कि चलिए आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको डॉक्टर के यहाँ लेकर चलती हूँ। मगर मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा कि मुझे अपने काम पर जाना है, मुझे देर हो रही है। उसने मेरी एक न सुनी। वो बहुत अमीर लग रही थी। वो खुद ही गाड़ी चला रही थी। उसने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे सहारा देते हुए अपनी गाड़ी में बिठाया और कहने लगी कि बस थोड़ी देर की ही बात है, आपके हाथ की पट्टी हो जाएगी, फिर आप अपने काम पर चली जाना। वो गाड़ी चला रही थी।
मैं अपना हाथ पकड़कर उसकी गाड़ी में पीछे बैठी हुई थी। उसने शीशे से एक नज़र मुझ पर डाली और कहने लगी कि आप कहाँ पर काम पर जा रही थी। मैंने कहा कि मैं कहाँ जा सकती हूँ, गरीब औरत हूँ, लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करने का काम करती हूँ। सुबह सवेरे उठकर पहले एक घर जाती हूँ, फिर दूसरे घर और फिर तीसरे घर, और इसी तरह शाम तक लगभग 7-8 घरों का काम निपटा कर आती हूँ। मेरी बात सुनकर तो जैसे उसे कोई जोरदार झटका लगा था। वो हैरान हुई और कहने लगी कि आप अकेली औरत इतने सारे घरों का काम करती हो। अच्छी बात है, औरत को अपनी जंग खुद ही लड़नी चाहिए। मैंने कहा कि आपके इस बात का क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं। तो वो कहने लगी कि मेरा पति भी इस दुनिया में नहीं है। 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी और शादी के 1 साल बाद ही मेरा पति मर गया। मैं उसका बिजनेस संभाल रही हूँ। मैं चाहती तो दूसरी शादी कर लेती, मगर मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, मगर किसी की मोहब्बत नहीं है। सारी ज़िंदगी मैं मोहब्बत के लिए तरसती आई हूँ। मेरे पास तो कोई रिश्ता भी नहीं है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं अपने पति के मरने के बाद भी उससे मोहब्बत करती हूँ। उसकी यादों के सहारे मैं ज़िंदा रह सकती हूँ, मगर अकेलापन मुझसे सहा नहीं जाता। आप बताइए, आपके घर में कौन कौन है? उसने जब मेरी तरफ देखकर शीशे में इशारा किया तो मैंने उसे बताया कि मेरा पति भी इस दुनिया से जा चुका है। एक 10 साल का बेटा है। सारी ज़िंदगी मैंने अपने बेटे को इसी तरह मेहनत से पाला। इसी तरह बातों ही बातों में डॉक्टर का क्लिनिक आ गया था। उन्होंने गाड़ी रोक दी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे डॉक्टर के पास ले गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हर अमीर इंसान बुरा नहीं होता। वो दिल की बहुत अच्छी मालूम होती थी। उसने मेरे हाथ की ड्रेसिंग करवाई और मुझे थोड़े से पैसे भी दिए। उसने कहा कि आप जहाँ जा रही थी मैं आपको वहाँ पर छोड़ देती हूँ। मैंने मना कर दिया कि नहीं, आपको भी देर हो रही है, मैं रिक्शा पकड़कर चली जाऊँगी। वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। रात को जब मैं अपने काम से निपटकर घर आई, मेरे बेटे ने जब मेरे हाथ पर पट्टी बंधी हुई देखी तो वो रोने लगा था। कहने लगा कि माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर दूँगा। मैंने कहा कि बेटा, मुझे तुझ पर बहुत भरोसा है। अगले दिन फिर से उसी लड़की से मेरा टकराव हुआ। वो सुबह सुबह अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस जाती थी। आज वो कहने लगी कि चलिए मैं आपको आपकी मंजिल तक छोड़ देती हूँ, मगर मैंने उसे इनकार किया। वो ज़बरदस्ती मुझसे ज़िद करने लगी। आज भी गाड़ी में बैठकर वो मुझसे कुछ इसी तरह की बातें पूछ रही थी, मगर बातें करते करते उसने मुझे एक ऑफ़र दी। वो कहने लगी कि आप मेरे घर में रहकर मेरे घर के काम कर सकती हैं। मैंने कहा कि जी हाँ, मैं आपके घर के काम भी कर दूंगी। वो कहने लगी, लेकिन आपको मेरे घर के ही काम करने होंगे, मेरे घर के अलावा आप कहीं नहीं जाओगी। मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मुझे सिर्फ झाड़ू बर्तन करने के ही कोई 50 रुपये दे देता है, तो कोई 100 रुपये, तो कोई 150 रुपये भी दे देता है। आपके अकेले घर के काम करने से मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। वो मेरी बात पर हंसने लगी और कहने लगी कि मैं आपको महीने के पूरे 10,000 रुपये दूंगी। आप सुबह से शाम तक मेरे घर का काम करना। वैसे भी मुझे किसी नौकरानी की ज़रूरत है। मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरे घर में कोई नौकर नहीं है। मैं अकेली ही तो हूँ, अपने लिए क्या नौकर रखूँ? अगर आप मेरे घर में काम करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। इस तरह आपकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, और जब मैं घर आया करूँगी तो आप मेरे लिए खाना बनाकर तैयार रख दिया करो। मुझे उस लड़की का ऑफ़र ठीक लगा था। मैंने उसका ऑफ़र फ़ौरन ही एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मुझे घर घर जाकर काम करना नहीं पड़ता। इतने पैसे तो मेरे रिक्शे के किराए में ही खर्च हो जाते थे, और फिर मुझे एक ही घर में काम करना पड़ेगा। मैं अब इस लड़की के घर पर काम करने जाने लगी थी। इन्होंने मुझे अपना नाम अनुपमा बताया था, और अब से ये मेरी मालकिन बन गई थी, इसीलिए मैं इसको मालकिन कहकर पुकारती थी। मालकिन के घर पर काफ़ी सिक्योरिटी थी, इसलिए मैं अकेली ही उनके घर में रहकर सब काम करती थी। मेरे बेटे को जब पता चला कि मैं बड़े से बंगले में नौकरी करने के लिए जा रही हूँ, तो उसे भी बंगला देखने की बहुत ख्वाहिश हुई थी। मैं जिस दिन अपने बेटे को बंगले में लेकर आई, उस दिन मालकिन मेरे बेटे को देखकर खुश हुई। उन्होंने पूछा कि तुम पढ़ाई करते हो? तो मेरे बेटे ने बता दिया कि हाँ, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ। मालकिन ने कहा कि अब से तुम्हारा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा और इसकी पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगी। मैंने उनसे मना भी किया कि आपके पहले ही हम पर बहुत एहसान है, क्योंकि उन्होंने अपने सारे पुराने कपड़े मुझे दे दिए थे। रात को जब मैं घर जाती तो जितना खाना बचता वो मुझे घर ले जाने के लिए दे दिया करती थी, और कभी कभी तो वो ड्राइवर के साथ भी मुझे मेरे घर भिजवा दिया करती थी। उनको मेरा काम बहुत पसंद आया था। अभी उन्हीं की कृपा से मेरा बेटा
प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था। मेरे बेटे को अब बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वो स्कूल से जाकर दुकान पर चला जाता था, उसे भी पैसे मिलते थे और उसकी पढ़ाई भी अच्छी हो रही थी। एक दिन मालकिन हमारे घर पर आई थी जब मुझे तेज़ का बुखार हो रहा था और मैं उस दिन काम पर नहीं जा सकी, तो उसने मुझे अपने ड्राइवर के हाथ बुलवाने भेजा। मैंने उसके ड्राइवर से बोल दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ड्राइवर ने घर जाकर जब उनको ये बात बताई तो वो फ़ौरन ही हमारे घर आ गई। उन्होंने जब मेरा घर देखा तो उन्हें बेहद अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर की हालत तो बहुत ख़राब हो रही है, तुम कैसे इस घर में रह लेती हो? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि मालकिन, बस ये घर जैसा भी है मेरे लिए मेरा स्वर्ग है। उन्होंने कहा कि तुम फिक्र मत करो। उन्होंने मेरे घर में रेनोवेशन का काम करवा दिया था। मेरा घर रहने लायक हो गया था। मैं बहुत खुश थी कि मालकिन हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखती है। फिर कुछ साल इसी तरह से मुझे मालकिन की सेवा करते करते गुजर गए। मेरे उनके घर में रहने से उनको अकेलेपन का एहसास अब कम सताने लगा था। वक्त इसी तरह से गुजरता गया और मेरा बेटा अब 18 साल का हो गया था। मेरे बेटे ने इंटर कंप्लीट कर लिया था और उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। अब वो घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। उसने कहा था कि मालकिन ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, यही बहुत है, लेकिन अब मैं आगे की पढ़ाई अपनी कमाई से करूँगा। मैंने अपने बेटे से कहा था कि बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा ही करो। मालकिन की उम्र अब लगभग 35 साल की हो गई थी। वो एक होनहार औरत थी। मालकिन हमेशा मुझसे यही कहती थी कि रात को जब तुम चली जाती हो तो सारी रात मुझसे अकेले नहीं गुजरती। तुम तो बहुत खुशनसीब हो, तुम्हारे पास बेटा है। काश ऊपर वाला मुझे भी बेटा दे देता। उसने कहा कि मैं आज भी खूबसूरत हूँ, चाहूँ तो किसी भी मर्द से शादी करके अपना अकेलापन ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिस पर मेरा दिल आ जाए। तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है। मालकिन के अंदर हमेशा यही आदत थी कि वो मेरे बेटे के बारे में हमेशा मुझसे पूछती रहती थी और हमेशा उसकी तारीफ़ करती रहती थी। मालकिन बड़ी ऐश की ज़िंदगी गुजारती थी। सब कुछ उसे बैठे बैठे तैयार मिल जाता था। ऑफिस में भी वो ज़्यादातर काम नौकरों से ही करवाया करती थी। छुट्टी वाले दिन वो अपनी सहेलियों को बुलाकर घर में पार्टी करती थी। मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि काश मेरी ज़िंदगी भी मेरी मालकिन के जैसी ही होती तो मेरी ज़िंदगी में भी कोई कमी नहीं होती। मालकिन शॉपिंग करने जाती तो मुझे अपने साथ लेकर जाती थी। वो इतने महंगे महंगे कपड़े खरीदती कि मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती थी, क्योंकि मैंने तो कभी इतने महंगे कपड़े देखे भी नहीं थे। कभी कभी वो मुझे भी एक दो नए कपड़े दिलवा दिया करती थी। हमारे घर के हालात अब काफ़ी हद तक सुधर गए थे। मेरा बेटा भी अपनी कमाई से अब अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीद लेता था। उसका कहना था कि माँ, बस एक बार मेरी नौकरी और लग जाए, उसके बाद मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा। तुमने सारी ज़िंदगी मेरे लिए मेहनत मजदूरी की है, अब तुम आराम से घर में रहना और तुम्हारा बेटा कमाया करेगा। मुझे अपने बेटे की ये बात बहुत अच्छी लगती थी। मालकिन के घर नौकरी करते हुए भी मुझे काफ़ी साल हो गए थे। इस दौरान मैं नोटिस कर रही थी कि मेरे सो जाने के बाद मेरा बेटा किसी से फ़ोन पर चुपके चुपके बातें किया करता था, क्योंकि जब नींद से अचानक मेरी आँख खुल जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा बेटा बोल रहा है। मैं जैसे ही खांसकर अपनी आवाज़ निकालती तो वो खामोश हो जाता था। पता नहीं उसे क्या परेशानी थी, मगर मेरा बेटा बहुत खुश रहता था, हमेशा अपने मोबाइल में बिजी रहता था। वो मेरा बहुत कहना मानता था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं खुश थी कि मुझे ऋषभ जैसा बेटा मिला था जो मेरी इतनी फ़िक्र करता है। एक दिन जब मैं मालकिन के घर में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि मालकिन अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं उन्हें इस तरह देखकर घबरा गई, क्योंकि वो अक्सर सुबह के समय अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रही होती थी। मैं उनके करीब गई। मैंने उनसे कहा कि आपको क्या हो गया मालकिन? तो वो कहने लगी कि कुछ नहीं, बस सारी रात बुखार रहा है। मैंने कहा कि मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया और डॉक्टर का नंबर डायल करने लगी। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने जब मेरा हाथ अपने हाथ से टच किया तो उनका शरीर बहुत गर्म हो रहा था। मुझे उनकी और ज़्यादा फिक्र होने लगी। उन्होंने इनकार किया कि डॉक्टर को मत बुलाओ, अब तुम आ गई हो ना, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा मगर डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है। मैंने फिर भी उनके इनकार करने पर डॉक्टर को बुला ही लिया था। उन्होंने बताया कि उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत है। अब वो आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारे। सारी रात वो घर में अकेली रहीं और अपने अकेलेपन को याद करके बहुत रो रही थी। मुझे उन पर तरस आ रहा था। वो अभी भी इतनी सुंदर थी कि इतनी उम्र में आने के बाद भी उनकी शादी आराम से हो सकती थी, मगर वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी।
मालकिन को अपनी ज़िंदगी बुरी लगती थी, जबकि मुझे तो उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती थी। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती थी कि जैसे ज़िंदगी मेरी मालकिन की है, भगवान मुझे भी ऐसी ही ज़िंदगी दे। उनके पास इतना पैसा था कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें तो अगर सारी ज़िंदगी मेहनत ना भी करनी पड़ती तो भी वो ऐश की ज़िंदगी गुजार सकती थी। अक्सर वो अपने दोस्तों के साथ अपना अकेलापन दूर करने के लिए लेट नाइट पार्टी करती थी। कभी घर में करती तो कभी अपनी सहेलियों के घर चली जाती थी और वहाँ से ड्रिंक करके आधी आधी रात को घर लौटती थी। मालकिन के घर के सामने मैं अपने घर को देखती तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं बहुत गरीब हूँ। फिलहाल मालकिन को तो उस दिन मैंने जैसे तैसे समझा दिया था, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए बहुत फिक्र थी। इधर मेरा बेटा बड़ी बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहा था। हर महीने जब उसके ट्यूशन के पैसे आते थे तो वो सबसे पहले उन पैसों को मुझे दिया करता था। मैं घर पहुंची तो उसने मुझे पैसे दिए। वो कहने लगा, माँ अब आप देखना, धीरे धीरे हमारी गरीबी ख़त्म होने लगेगी। मैं अपनी मेहनत से सब कुछ कर लूँगा। मेरा बेटा भी मेरी तरह बहुत मेहनती था। जैसे उसकी माँ ने पैसे कमाने के लिए कई सारे घरों में काम किया था, इसी तरह पैसा कमाने के लिए वो कई सारे घरों में ट्यूशन जाता था। उस दिन अपने बेटे को देखकर मेरे दिल में ख्याल आया था, मालकिन को किसी के साथ की ज़रूरत है। अगर मालकिन का साथ मेरा बेटा दे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। मेरा मतलब था कि अगर मैं अपने बेटे की शादी मालकिन से करवा दूं तो इस तरह उनकी सारी दौलत मेरे बेटे की हो जाएगी, हमारी गरीबी भी ख़त्म हो जाएगी और मालकिन की ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा। ये ख्याल जब मेरे दिमाग में आया तो मैंने यही सोचा कि अगर ये ख्याल मुझे पहले आ जाता तो अब तक मुझे इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। अब तो मेरा बेटा भी शादी के लायक हो गया, तो क्यों ना मैं इस बात का फ़ायदा उठाऊं। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं अपने बेटे से तो जैसा कहूँगी वो वैसा ही करेगा और मालकिन को भी मैं उनकी शादी के लिए मना लूँगी। उनको समझा दूँगी कि मेरा बेटा आपका अकेलापन दूर कर देगा। मैंने अपने बेटे से कुछ भी पूछे बिना मालकिन से बात करने का फ़ैसला कर लिया था। मैं अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो रही थी। इधर अभी भी मेरा बेटा रात को फ़ोन पर बात करता था और फ़ोन देख देख कर वो मुस्कुराया करता था। मैं कुछ भी समझ नहीं पाई थी, लेकिन उस दिन ये बात भी क्लियर हो गई जब मैंने अपने बेटे को दिन दहाड़े उसे किसी लड़की से फ़ोन पर बातें करते हुए देख लिया। वो छत पर बैठा फ़ोन पर बातें कर रहा था। उसकी बातों के अंदाज से मैंने आइडिया लगा लिया था कि कोई लड़की ही है, मगर जो बात मैंने अपने दिमाग में सोची हुई थी मैं उसे भी नहीं निकाल पा रही थी। मैंने सोचा कि क्या पता मेरा बेटा किसी गरीब लड़की से प्यार करता हो। गरीब लड़की से प्यार करके उसे आखिर क्या मिलेगा। मेरी ज़िंदगी ने हर रिश्ते को आजमा कर देख लिया। पैसे से हर कीमती चीज़ खरीदी जा सकती है। मैं खुद भी अब सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मेरा बेटा चाहे जिससे मोहब्बत करे, मगर शादी तो मैं उसकी अपनी मर्ज़ी से ही करवा कर रहूँगी। सबसे पहले मैं मालकिन के घर गई और मैंने अगले दिन जब उनको ये खबर सुनाई तो वो थोड़ी देर के लिए शॉक्ड रह गई थी। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने वाले थे। मैंने उनसे कहा, मालकिन मुझसे अब आपका ये अकेलापन देखा नहीं जाता। आप बीमार रहती हो, भला आपका ख्याल कौन रखेगा। किसी दिन अगर आपको कुछ हो गया तो मैं दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगी। इसीलिए मैंने एक फ़ैसला किया है। आपने सारी ज़िंदगी मेरी खातिर बहुत कुछ किया, मैं अब उसका आपसे बदला उतारना चाहती हूँ। मैं अब अपने बेटे की शादी आपसे करवाना चाहती हूँ। आप अभी भी खूबसूरत हो, आपको शादी कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, मगर तुम्हारा बेटा तो मुझसे उम्र में बहुत छोटा है। मैंने कहा कि उसकी आप चिंता मत करो, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी फ़िक्र है। मेरी बात सुनकर उनको तो खुशी हुई थी। मेरी बातों से उनके दिल में शादी की चाहत जागने लगी थी। मेरे समझाने पर वो तो मान गई थी। इधर जब मैं अपने घर आई और मैंने इस बारे में जब अपने बेटे को बताया तो वो मेरी बात सुनकर शॉक्ड रह गया था। वो चौंक कर कहने लगा कि ये आप क्या कह रही हो माँ, आप चाहती हो कि शादी करूं और वो भी आपकी मालकिन से? ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ वो और कहाँ मैं? मैंने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे भले के लिए ही ये सब कुछ कह रही हूँ। देखो, सारी ज़िंदगी हमने बहुत गरीबी झेली है। तुम्हारी शादी मेरी मालकिन के साथ हो जाएगी तो उसकी सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी और फिर हम लोग भी अमीर हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर मेरे बेटे को बहुत गुस्सा आया। उसने मुझे घूर कर देखा और कहने लगा कि इसमें मेरा कोई भला नहीं है। आपके दिमाग में लालच आया भी कैसे? मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कीर्ति से प्यार करता हूँ। कीर्ति मेरे कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की है। मैं शादी भी उसी से ही करूँगा। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानती। सारी ज़िंदगी मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, कितनी सारी परेशानियाँ झेली हैं, तुम्हें इतना बड़ा किया। तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे पिता के मरने के बाद कैसा कैसा कड़ा वक्त देखा है
और आज तुम मेरे फैसले पर इनकार कर रहे हो। वो कहने लगा, हाँ, मगर मैं आपकी ये बात कभी भी नहीं मानूंगा। उस दिन मेरा बेटा मुझसे बहुत लड़ा झगड़ा, मगर मैं अपनी जिद पर खड़ी हुई थी। मैंने उससे कह दिया था कि तुम्हारी शादी मेरी मालकिन के साथ ही होगी। मैंने तुम्हारा रिश्ता उनके साथ पक्का कर दिया है। मेरा बेटा मुझे घर छोड़कर जाने की धमकी देने लगा, यहाँ तक कि उसने हर तरह की कोशिश कर ली, मगर मैंने उसकी एक न सुनी। इससे पहले कि वो घर छोड़कर जाता, मैंने बीमार बनकर उस पर इमोशनल ड्रामा किया तो वो बेबस हो गया था। मैंने थोड़ा रोना धोना शुरू किया, उसे अपनी सारी ज़िंदगी की परेशानियों भरे किस्से सुनाए, तो उसके पास मेरी बात मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वो जिस लड़की से प्यार करता था, वो भी उससे ही उतना प्यार करती थी। वो हर बार मुझे बताने की कोशिश करता था कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मगर मैंने उसकी एक न सुनी। मैंने कहा कि तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ 2-3 दिन की है। मालकिन से शादी करने के बाद जब तुम्हें बहुत सारी दौलत मिलेगी तो तुम्हारी मोहब्बत का सारा भूत उतर जाएगा। लेकिन मेरे बेटे को दौलत की भूख नहीं थी। दौलत का लालच तो अब मेरे दिल और दिमाग में बैठ गया था। मैं कुछ भी करके मालकिन पर अपना कब्जा जमाना चाहती थी। मैंने मालकिन से अपने बेटे की शादी की तारीख भी तय कर ली थी, मगर उस दिन मालकिन ने मेरे आगे एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हारे बेटे से शादी करूंगी। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे बेटे के साथ मेरी शादी हो जाएगी तो तुम यहाँ आना छोड़ दोगी। तुम्हारे बेटे के साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैंने कहा, आप ये क्या कह रही हो? ऋषभ मेरा इकलौता बेटा है। वो कहने लगी कि बताओ, तुम्हें अपने बेटे की कितनी कीमत चाहिए? तुम जितना कहोगी मैं तुम्हें वो सब दूंगी। ये बात सुनकर तो मैं सोच में पड़ गई थी। मैंने सोचा कि मेरे पास बहुत अच्छा मौका है, मुझे ऐसा मौका कोई नहीं देगा। मैं मालकिन से जो चाहे इस समय वो मांग सकती हूँ। बेटे की क्या है, मेरे बेटे की शादी मालकिन से हो जाएगी तो मेरा बेटा तो फिर भी मेरा ही रहेगा ना। इसीलिए मैंने मालकिन से कहा कि मुझे आपकी सारी दौलत चाहिए, बदले में मैं आपको अपना बेटा देने के लिए तैयार हूँ। मालकिन कहने लगी कि ठीक है, मेरी सारी दौलत आज से तुम्हारी हो गई, कल ही मैं तुम्हारे बेटे से शादी करूंगी। न जाने मालकिन ये कैसी गलती करने जा रही थी, उसने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया। मैंने जब ये सब ऋषभ को बताया कि हम बहुत अमीर हो गए तो मेरा बेटा कहने लगा, माँ, सिर्फ आप अमीर हुई हो, मैं नहीं। आपने अपने बेटे का सौदा किया है, मैं आपको सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगा। मुझे लगा मेरा बेटा ये सब इमोशनल होकर कह रहा है, लेकिन जब वो खुद भी इतनी दौलत का मालिक बन जाएगा तो उसे बहुत खुशी होगी, क्योंकि इतनी दौलत देखकर तो हर किसी की नीयत फिसल सकती है। मैंने अपने बेटे को कभी उदास नहीं देखा था, मगर वो समय ऐसा था जब वो बहुत उदास था। उसके चेहरे से सारी खुशियाँ गायब हो गई थी। बेटे की शादी मालकिन के साथ हो गई थी। मालकिन की तो खुशी के ठिकाने ही नहीं थे। मुझे लगा कि वो लोग मेरे साथ मेरे ही घर में रहेंगे, मगर मालकिन ने वो बंगला मेरे नाम कर दिया और वो खुद दूसरे बंगले में रहने के लिए चली गई थी। मैंने उनसे कहा भी था कि आप लोग मेरे साथ रह सकते हो, मगर मेरे बेटे ने भी मेरे साथ रहने से साफ इनकार कर दिया। मैंने अमीरों जैसी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। मेरा बेटा जिस दिन से इस घर से गया था, मैंने दोबारा अपने बेटे की खबर लेने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि ज़्यादा दौलत ने मुझे अंधा कर दिया था। मालकिन के घर में जितना रुपया पैसा जेवर सामान था, वो सब कुछ मेरा हो गया था। ये सारा जेवर पहनकर घर से बाहर निकलती मालकिन की तरह। मैंने भी मालकिन के दोस्तों से दोस्ती बढ़ा ली थी और मैं भी उन लोगों के साथ पार्टियां करने लगी थी। अब मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ता था। मैंने घर में अपने लिए 2 नौकरानियां लगा ली थी। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। उस दौरान कभी मुझे अपने बेटे की याद नहीं आई। मैं हर दिन यही सोचती थी कि पैसे से अगर हर ज़रूरत पूरी होती है, हर काम आसानी से हो जाता है, तो फिर अपने बेटे की शादी करने वाला ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। मेरा बेटा अगर 15 साल का भी होता तो भी मालकिन उससे शादी कर लेती, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था। लेकिन कोई बात नहीं, अब भी मैं अपनी दौलत का खूब फ़ायदा उठा रही थी। एक दिन अचानक मुझे अपने बेटे की याद आ गई, तो मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे और मालकिन से मिलने के लिए चली जाती हूँ। मगर जैसे ही मैं उन दोनों से मिलने के लिए गई तो बाहर ही खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक लिया कि आप अंदर नहीं जा सकती। मैंने गार्ड से कहा, अरे ऐसे कैसे नहीं जा सकती, इस घर में मेरी मालकिन और मेरा बेटा रहता है। मगर गार्ड मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा था। जब मैंने शोर मचाना शुरू किया तो मालकिन घर से बाहर आई और कहने लगी कि क्या हुआ भारती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैं आपसे और ऋषभ से मिलने के लिए आई हूँ। उसने मुझे एक ही झटके में जवाब दिया, क्यों? मैंने कहा, क्यों से आपका क्या मतलब है? बस मेरा आप लोगों से मिलने का मन कर रहा था। मालकिन कहने लगी कि नहीं, तुम हमसे नहीं मिल सकती। ये बात हमारे बीच पहले ही तय हो गई थी। आखिर तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया।
उन्होंने गार्ड से कहा कि इसको घर के अंदर मत आने देना। ये कहकर वो पलटकर घर के अंदर चली गई थी। मुझे उनका ये अंदाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मेरा बेटा भी मुझे देखना नहीं चाहता था। मैं उसको बार बार कॉल कर रही थी, वो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं करता था। मैं दौलत में इतनी दीवानी हो गई थी कि हमेशा बहुत सारा जेवर पहनकर ही घर से बाहर निकलती थी। एक दिन कुछ लोगों ने मुझे भांप लिया। मैं जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरी तो उन लोगों ने मुझ पर हमला बोल दिया और मेरे साथ लूटपाट करने लगे। वो रात का टाइम था जब मैं सुनसान इलाके में अकेली सड़क पर टहल रही थी, जब कुछ लोगों ने मुझ पर हमला किया और वो मेरा जेवर चोरी करके मुझे धक्का देकर ज़मीन पर ही गिराकर चले गए। मेरी ज़ोरदार चीख निकल गई थी क्योंकि मेरे गिरने की वजह से पैर में चोट लग गई थी। उस समय मुझे कोई बचाने के लिए नहीं आया था। वो तो सड़क पर एक आदमी गुजर रहा था। उसने मुझे संभाल कर मेरी गाड़ी तक पहुंचाया और फिर मैं घर तक आई थी। सारी रात में दर्द से तड़पती रही, मगर कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था। कोई मुझे डॉक्टर के पास तक ले जाने वाला नहीं था। मुझे बेहद अफसोस हो रहा था कि मेरा सारा जेवर चोर ले गए थे। तकलीफ के समय मुझे अपना बेटा याद आ रहा था। अगर वो मेरे साथ होता तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाता। मेरा साथ देने वाला अब कोई भी नहीं था। मैं हर तरह से अपने बेटे से बात करने की कोशिश कर रही थी, उससे मिलना चाहती थी, लेकिन वो तो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। क्या मैंने उसके साथ इतना गलत कर दिया था? मैंने तो उसके फ़ायदे के लिए ही ये सब कुछ किया था। मैं जानती थी कि वो मेरी मालकिन के साथ एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा होगा। मालकिन के पास तो अभी भी इतनी दौलत थी कि वो सुकून की ज़िंदगी गुजार रही थी, मगर मुझे तो अब सुकून नसीब हुआ था, तो अब ना जाने क्यों मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी। मेरे साथ चोरों ने जो किया था, इस डर की वजह से मैंने घर से निकलना बंद कर दिया था। अब मैं ज़्यादातर घर में ही रहती थी, मगर ना जाने क्यों ये घर और अकेलापन मुझे खाए जा रहा था। मुझे इस घर की दीवारें काटने को दौड़ती थी। अब मुझे धीरे धीरे मालकिन की तकलीफ़ का अंदाज़ा होने लगा था कि क्यों वो मुझे खुश नसीब कहती थी और ख़ुद को इतनी सारी दौलत होते हुए भी बदनसीब कहा करती थी। मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी। एक दिन मैं ज़बरदस्ती मालकिन के बंगले में घुस गई। मैंने वहां जाकर देखा कि मेरा बेटा मालकिन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैं उसे दूर से ही चोरी चुपके देखकर आ गई थी। मेरा बेटा भले ही उसके साथ खुश नहीं था, लेकिन उसे तो किसी के सहारे और साथ की ज़रूरत थी। उनका साथ तो मेरा बेटा हर तरह से निभा रहा था। एक दिन मुझे मेरा बेटा सड़क पर मिला तो मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मुझसे कोई बात नहीं की। हाँ, उसने मुझसे इतना ज़रूर कहा था कि आप मेरी माँ हो, मैं आपको कभी बद्दुआ नहीं दे सकता, लेकिन जो लड़की मुझसे मोहब्बत करती थी वो आपको बहुत बद्दुआ देती है। आपने मेरी शादी अपनी मालकिन से करवाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब आप मुझसे क्यों मिल रही हो? आपके लिए तो आपकी दौलत ही सब कुछ थी। मैंने आपको बहुत समझाया था, लेकिन आपने मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं की। जो आप चाहती थीं वैसा हो गया। ये कहकर मेरा बेटा मुझे तड़पता हुआ सड़क पर छोड़ गया था। हालांकि मैंने अपने बेटे को बताया भी था कि मैं बहुत बीमार हो गई हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं उसके पीछे पीछे भाग रही थी, मगर उसने मेरी एक न सुनी। मैं घर आकर बहुत रोई थी। अब तो धीरे धीरे मैं बीमार रहने लगी थी। सारी सारी रात मैं इस बंगले में इधर से उधर टहलती रहती थी। मुझे अपने वो दिन याद आते थे जब रात को मैं मालकिन के घर से अपने घर जाती थी तो मेरा बेटा और मैं काफ़ी रात तक ढेर सारी बातें करते थे और फिर वो मेरी टांगें दबाकर मुझे सुलाया करता था। सुबह सवेरे मैं उसके लिए नाश्ता बनाया करती थी। मुझे ये सब कुछ याद आ रहा था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। ये दौलत भले ही हमें सब कुछ दे सकती है, लेकिन हमारे दिल का सुकून नहीं दे सकती। वो सुकून जो मुझे मेरे बेटे के साथ आता था। मैं बहुत लाचार हो चुकी थी। दिन ब दिन मैं बीमार होती जा रही थी, इतनी बीमार कि मेरे शरीर पर बहुत कमज़ोरी आ गई थी। मेरे पास दौलत थी, मैं चाहती तो अपना इलाज करवा सकती थी, लेकिन अकेले मेरे अंदर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। मेरी सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं मालकिन के घर उनसे अपना बेटा वापस लेने गई तो मालकिन ने मुझे दरवाजे से ही भेज दिया और कहने लगी कि तुम्हारा बेटा कभी तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे बेटे के साथ बहुत खुश हूँ। अगर तुमने अपना बेटा मुझसे लेने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मैं उनके आगे हाथ जोड़ने लगी, उनके पैर पकड़ने लगी, मगर उन पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। मालकिन तो ऐसे बदल गई थी जैसे वो मुझे जानती भी नहीं हो। मेरे बेटे से शादी करने के बाद उनमें बहुत घमंड आ गया था। इसी तरह से घमंड जैसे कि मेरे पास नई नई दौलत के आने पर आ गया था। मैं इतनी घमंडी हो गई थी कि मैंने अपने बेटे को याद करने की भी कोशिश नहीं की थी। इतनी घमंडी हो गई थी कि सारा जेवर पहनकर घर से बाहर निकलती थी
और ऐसे बन ठनकर चलती थी कि सारे लोग मेरा जेवर देखें। सहेलियों के साथ पार्टियां किया करती थी तो वो लोग भी मेरी तारीफ करती थी, मगर वो सब कुछ सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही था। उसके बाद मुझे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी थी। अब ना तो मेरा बेटा मेरी कोई बात सुनता था और ना ही मालकिन। वो मेरा बेटा मुझे वापस नहीं कर रही थी। उसने तो मेरे बेटे को मुझसे ऐसे अलग कर दिया था जैसे कोई समुद्र को किनारे से अलग कर देता है। मैं सारी सारी रात जागकर बुरी तरह से रोती रहती थी। मुझे अलग अलग बीमारी हो गई थी। मैं अपनी बीमारी के बारे में भी किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। बस मुझे मेरा बेटा चाहिए था। मैं रो रो कर अपने बेटे को याद करती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी कि कुछ ऐसा कर दे कि मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए। मैं अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगती थी। मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जिसने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया हो। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। मेरे शरीर में इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं चल भी सकूं। बस बिस्तर पर लेटे लेटे मैं भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि मेरा बेटा वापस आ जाए। एक दिन भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मुझे खबर मिली कि मालकिन का कार एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी मौत हो गई। ये खबर सुनते ही मेरे शरीर में इतनी जान आ गई थी कि मैं चलकर मालकिन के घर जा सकती थी। मैं जैसे ही मालकिन के घर पहुंची तो वहां पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। मेरा बेटा बहुत दुखद हालत में बैठा हुआ था। मैं उसके करीब गई तो मेरे बेटे ने मुंह फेर लिया। मैंने कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मेरा बेटा कहने लगा कि अब आपको याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपके साथ कभी भी घर नहीं आऊँगा। आपका साथी आपकी दौलत है। आपने तो ये भी नहीं सोचा कि आपके बेटे की खुशी किस में है। मैंने कहा बेटा मैं जानती हूँ तुम मालकिन के साथ खुश नहीं थे, मगर अब अपने किए की माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। मुझे एहसास हो गया। मुझे मेरे बेटे ने मालकिन की मौत की वजह बताई। वो कहने लगा कि कल रात मेरा मालकिन के साथ झगड़ा हुआ था। मैं उनके साथ खुश नहीं था। अभी भी चुपके चुपके कीर्ति से फ़ोन पर बात करता था। जब उन्हें ये बात पता चल गई तो वो मुझसे झगड़ने लगी और कहने लगी कि मैंने तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत बड़ी कीमत दी है, तुम मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते। इसी गुस्से में वो घर से निकल गई। वो आपसे बात करने के लिए आ रही थी। वो बहुत तेज़ गाड़ी चला रही थी। उनकी टक्कर सामने से आते हुए ट्रक से हो गई और फिर उनकी मौत हो गई। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है माँ। अगर आपके दिल में दौलत का लालच न होता तो शायद आप अपने बेटे को भी न खोती और अपनी मालकिन को भी न खोती, जिसने सारी जिंदगी आपका साथ दिया। मालकिन की मौत की वजह सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने अपने सामने रखी मालकिन की लाज से भी माफ़ी मांगी थी और अपने बेटे से भी गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी तो उसने मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने अपने बेटे से कहा कि मालकिन तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कुछ और गलत नहीं होने दूंगी। तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेना। वो लड़की जिसने मुझे बद्दुआ दी थी कि तुम्हारी माँ बर्बाद हो जाए, तो मैं बर्बाद हो गई थी। मगर मुझे दुनिया की कोई खुशी नहीं चाहिए। मेरी खुशी, मेरी सारी दौलत सिर्फ मेरा बेटा है। मेरा बेटा मेरे पास वापस आ गया। उसने कहा कि मालकिन की सारी दौलत मेरी हो गई है, हम लोग इसी घर में रहेंगे। लेकिन मैंने अपने बेटे से साफ इनकार कर दिया कि इन बड़े घरों में वो खुशी नहीं जो हमारे उस छोटे से और कच्चे से घर में थी। मैं अपने बेटे को वहीं वापस लेकर आ गई। मालकिन की सारी जायदाद और दौलत हमने इसी तरह से छोड़ दी और अब मैंने खुशी खुशी अपने बेटे की शादी कीर्ति के साथ करवा दी। कीर्ति ने भी मुझे माफ़ कर दिया। मेरा बेटा ठीक हो गया। अब वो नौकरी करता है और हमारा घर चला रहा है। सच कहते हैं लोग कि इंसान दौलत के लालच में अंधा हो जाता है। हमें अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए। रिश्तों की तुलना कभी भी दौलत से ना करें, वरना आप लोगों का भी यही हाल होगा जैसा मेरा हुआ है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।